चलिए, तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड पे ऑफ के बारे में जाना था, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू कर दो, निकल गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, ये पैसा पे करना पड़ सकता है किसको, राइटर को, किसको, होल्डर को। राइटर को पे करना पड़ सकता है किसको, होल्डर को। समझे, थोड़ा सा आवाज। सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना सीख गए, अब वैल्यू निकालना बता दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए दो ठो तरीका बताया गया। सबसे पहला चीज, एक और है ब्लैक स्कूल्स, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले उन दो तरीकों को समझें। एक सेकेंड रुक जाओ बस। अब वो दो तरीका है, एक है बायनोमियल ट्री, एक है रिस्क न्यूट्रल मेथड। और मेरी बात मानो, दोनों मेथड एक ही है, दोनों मेथड एक ही है। दोनों मेथड में पता क्या निकलता है, प्रोबेबिलिटी। हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज का, प्राइस गोइंग अप एंड प्राइस गोइंग डाउन, यही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पे ऑफ चाहिए होता है और प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है। देखा ना, तो हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकलता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे दिया था, प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा। अब हमें ये दो मेथड बताएगा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। नहीं समझे, इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, हमको नोटिस किया होगा। तो अब क्या है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही ये दोनों मेथड बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले। और दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। बस ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला कुछ और यूज करता है, और ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला कुछ और यूज करता है, पर आंसर दोनों का सेम। ये क्लियर रखना, ये लोग ये चीज निकालता है, ये दोनों मेथड में क्या निकाल के देता है, ये वाला पार्ट, पे ऑफ। पे ऑफ तो इजी है यार। पे ऑफ क्या है, जो सर हमने स्ट्राइक प्राइस फिक्स किया है, जो हमने स्ट्राइक प्राइस या फिर क्या एक्सरसाइज प्राइस फिक्स, एक्सरसाइज प्राइस फिक्स किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इस पर डिपेंड करता है कॉल है कि पुट है। अगर कॉल है तो बढ़ने पे फायदा, अगर पुट है तो गिरने पे फायदा। किसको, होल्डर को। राइटर को तो नुकसान होगा, होल्डर को फायदा होगा। पर राइटर ऐसा चाहेगा ना प्रीमियम लेना कि अगर भविष्य में उसको नुकसान भी हो तो नुकसान अपना कुछ कम हो, या ऐसा हो कि होल्डर भाग जाए। कम से कम इतना प्रीमियम तो ले लें कि अगर होल्डर को गेन हो गया तो मेरे पास अगर गेन लेने भी आए तो भी हम फायदे में रहे। राइटर घाटे का सौदा तो नहीं करेगा, राइटर भी चाहेगा ना फायदे का सौदा करे हो। तो प्रीमियम ऐसी कुछ नहीं लेगा, प्रीमियम कुछ निकालेगा, कैलकुलेशन करेगा, उस पर लेगा। तो वही प्रोबेबिलिटी का खेल है, सारा प्रोबेबिलिटी निकालने का खेल है। और वो निकालता है बायनोमियल ट्री और रिस्क न्यूट्रल मेथड। ये दोनों मेथड आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, समझे। ये दोनों जो मेथड है, ये ध्यान देना, दोनों मेथड कभी भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला पढ़ोगे या जानोगे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का तरीका ये सोचते हैं। ये जो मैथ है, ये मैथ है प्रोबेबिलिटी निकालने का। वैल्यू ऑप्शन तो यही है, पे ऑफ का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ आंसर आएगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू कर दो, डिस्काउंटिंग कर दो, और आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आया समझ में। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू कर दो, निकल गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का यही तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब तक हमने बस एक्सपेक्टेड पे ऑफ पढ़ा, ठीक है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगा।
लेकिन ये दोनों मेथड क्या करता है, ये दोनों मेथड आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है ये निकालने का फॉर्मूला बताता है। तो कभी भी इन दोनों मेथड को वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला मत समझना। जब तुम ये समझते हो तभी एग्जाम में गलती होता है कि तुमको लगता है कि फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का है। ये दोनों फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का नहीं है, आज दिमाग में लिख लो। ये दोनों फॉर्मूला किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का। और हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, और उसमें हम दोनों मेथड यूज करेंगे और तुम नोटिस करो कि दोनों मेथड से प्रोबेबिलिटी सेम आएगा। समझ गए? चलो आ जा, प्रोबेबिलिटी निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, सुमन है, ठीक है, सुमन चाहती है या सुमाना जो भी है, वो चाहती है शेयर बाई करना EIL का, जो कि रेंज कर रहा है 411 से 592। देख रहे हो? अब ये जो दोनों फॉर्मूला ये काम करता है बस दो ही प्राइस के साथ, ध्यान रखना, या तो अप या तो डाउन। मैंने एक्सट्रीम अप क्या होगा, एक्सट्रीम डाउन क्या होगा, इस पर काम करता है। इसके पहले हम लोग कुछ भी निकाल लेते थे, ये इतना सारा अपना प्राइस होने का चांस था, इसमें नहीं। इन दोनों फॉर्मूला में दो ही केस होगा। यार एक्सट्रीम अप क्या हो सकता है, शेयर का प्राइस एक्सट्रीमली हाई कितना हो सकता है, एक्सट्रीमली लो कितना हो सकता है, इससे कंपैरिजन करके निकालता है प्रोबेबिलिटी, और फिर निकालता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू, कहानी खत्म। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो निकालना सीख ही चुके हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू करना हमको आता है सर। पूरा FM प्रेजेंट वैल्यू पे ही टिका हुआ है, क्या समझे, पूरा FM तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही टिका हुआ है। तो ये दोनों मेथड है क्या चीज का, ये दोनों मेथड है प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो निकालेंगे सर बैठ कर प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बोला क्या, एक्सट्रीमली लो क्या 411 हो सकता है शेयर का दाम, एक्सट्रीमली है क्या होता है 592 हो सकता है। अभी 421 है, अभी 421 है। उसका ब्रोकर बोल रहा है कि ऑप्शन है तुम्हारे पास 522 का, ऑप्शन है 522 का, ठीक है, कौन सा कॉल ऑप्शन है, बाई कर लो। अब ये सोच रही है कि बाई करे कि ना करे, ठीक है, ये सोच रही है कि बाई करे कि ना करे। अगर 522 पे हम कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर गए और दाम अगर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है 411 हो गया, तो वो तो पूरा नुकसान हो जाएगा, प्रीमियम का, प्रीमियम का पूरा नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर 592 हो गया तो हमको 70 रुपए का फायदा हो जाएगा, 70 रुपया मिल जाएगा, होगा ना। तब वो सोच रही क्या करे, 522 मेरा साइज प्राइस है और कॉल ऑप्शन है, तो 411 पे तो लॉस हो जाएगा, 592 में फायदा हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सिर्फ इतना ही कि 592 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 592 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आइए निकालते हैं 592 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का बायनोमियल मेथड के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है, बायनोमियल मेथड के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो दिया गया है, या तो आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो ERT माइनस U D माइनस U, या फिर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं है तो रिस्क फ्री जो भी पीरियड का होगा इंटू T होगा, RF इंटू T माइनस U D माइनस U। मतलब अगर 10% पर एनम आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब सब बात है 2.5% होगा 3 महीने के लिए फॉर 3 मंथ, क्या समझे। तो RF कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, 2.5 अब ऐसा बात। अब ध्यान दो एक चीज, RF नहीं होगा, सिर्फ RF नहीं ले जाओ, 1 प्लस RF लेना है, ध्यान रखना 1 प्लस RF, ठीक है, आगे आएगा बनेगा क्वेश्चन समझ जाओगे 1 प्लस RF क्यों लेना है। RF से भी सॉल्व करेंगे, अभी तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है, खैर उस पर आते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का है सर, ERT सर U क्या होगा, U कुछ नहीं है, सॉरी थोड़ा गलती लिखा गया है, ERT माइनस D U माइनस D, रुक जाओ उल्टा लिखा गया, ERT माइनस D U माइनस D और RF माइनस D U माइनस D, ठीक है। अब ये U क्या है और D क्या है सर, ये तो पता चल गया, ये भी पता है हमें। सर D और U क्या है, समझो D और U कुछ नहीं है। अभी तुम्हारा प्राइस क्या है 421, तो 421 से अगर 411 हुआ तो कितना परसेंटेज प्राइस डाउन गया, कितना परसेंटेज प्राइस डाउन गया हमसे पूछा जाए तो
तो हम सर कह सकते हैं 411 बाई 421, 411 बाई 421 कितना आता है? 411 बाई 421 जरा करके देख लो, 411 भागे 421, 0.9762%, 0.9762। इसका मतलब सर 411 97.62% है, 97.62% है 421 के, मैंने आज के प्राइस का, आज जो प्राइस था उसका। कहने का मतलब ये आपका यू है। प्राइस डाउन जाने का परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, परसेंटेज ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, ठीक है। कितना परसेंट डाउन जाएगा? 97.62% है 421 का, समझे। वही पूछा जाए आपसे यू क्या होगा, तो यू सिंपली है 592 बाई 421, मतलब प्राइस अब कितना जाएगा 421 से? मैक्सिमम, एक्सट्रीम मैक्सिमम जो है आपका एक्सपेक्टेशन का एक्सट्रीम मैक्सिमम है वो कितना है सर? 1.4062, मतलब सर 140.62% ऊपर जाएगा, 140.62% प्राइस ऊपर जाने का चांस है, एंड 7.62% प्राइस नीचे जाने का चांस है। समझ में आया? कितना वैल्यू डाउन जाएगा 421 से? 97.62% डाउन जाएगा, मैंने 421.77.62% करोगे 411 तुमको मिल जाएगा। 592 गुने 1.4062 करो, मैं 421 गुने 1.4062 करो, या 421 गुने 140.62% करो, आपको 592 मिल जाएगा। तो बस यही है, यू और डी तो कुछ है ही नहीं। यू और डी सिंपल यही कह रहा है कि जो आपका एक्सट्रीम लो है वो कितना है अभी के स्पॉट प्राइस का, मैंने 421 का, ठीक है। 592 जो है वो कितना है अभी के स्पॉट प्राइस का? सर 1.40 है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? वो है आपका यू और डी। सर ई आर टी क्या है? वो तो रिस्क फ्री है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट है। कितना है सर? 3.60% एक मंथ का दे दिया है, ये ऑप्शन भी 1 मंथ का था, तो ई आर टी जहां का है सर तो 0.036 गुने 1 मंथली रेस्ट था, जो भी था कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग था। जब 3.60 पर मंथ दे ही दिया है तो कुछ करना ही नहीं था, टी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। यही अगर पर एनम दिया होता तो 0.036 डिवाइड बाई 12 कर देते तो निकलता 1 मंथ का, या टी होता 1/12, या 2 मंथ का होता तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते। क्यों? क्योंकि ये 3.60 1 महीने का है, तो 2 महीने का कितना होता? समझ में आया? तो टी तो डिपेंड करता है सर कि ये क्या है, ये पर एनम है, पर मंथ है, क्वार्टरली है, मंथली है, किस तरह से दिया गया है उस पर डिपेंड करता है कि टी क्या होगा। तो हर टी 1 रहेगा और उसका वैल्यू 1.037 दिया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्राइस के अप जाने का? बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्राइस के अप जाने? सर ई का वैल्यू दे निकाल लिए हम लोग, सर डी का वैल्यू निकाले थे हम लोग 0.9762, ठीक है। सर यू का वैल्यू हम निकाले थे, अभी कितना निकाले थे? 1.4062 माइनस 0.9762, ये क्या निकल रहा है सर? ये प्रोबेबिलिटी निकल रहा है काची का? प्राइस गोइंग अप का। ये प्रोबेबिलिटी काची का है? प्राइस गोइंग अप का। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज का है? ये प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा हमेशा, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप, ठीक है। प्राइस गोइंग अप का ये प्रोबेबिलिटी है। चलिए सॉल्व करिए, कितना आता है? 1.037 माइनस 0.9762 इक्वल्स टू 0. अरे यार इसको क्या हो गया? 0.0608 डिवाइड बाई, निकालिए, 1.4062 माइनस 0.9762, 0.43। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस गोइंग अप कितना आया? 0.0608 डिवाइड बाई 0.43, 14.13%, ठीक है। 0.143 या फिर क्या है 14.13%,
प्राइस गोइंग अप का आपका प्रोबेबिलिटी आया। ठीक है, अब इसी को हम लोग निकालते हैं रिस्क न्यूट्रल मेथड से। रिस्क न्यूट्रल मेथड से बायनोमियल ट्री था। ठीक है, बायनोमियल ट्री प्राइस गोइंग अप के लिए फॉर्मूला क्या दिया, ई आर टी माइनस डी यू माइनस डी। ठीक है, अब इसी को निकालेंगे प्रोबेबिलिटी हम लोग किस फॉर्मूला से, रिस्क न्यूट्रल से, और दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये दोनों फॉर्मूला किस चीज का है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला है ये नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये दोनों फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, दिमाग में बैठा लो। वैल्यू ऑप्शन तो वही होगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, जो पिछला क्लास में निकालना सीखे थे उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, हो गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अभी हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू करना नहीं किया था, इसके पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने बस प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया था, बाकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमने निकाला ही निकाला था। क्या समझे, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, निकल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, काम खत्म। लेकिन ये दोनों मेथड कैसे याद रखना है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला दिया है, बस इतना ही याद रखना है। कभी भी इसको वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला समझना ही नहीं है, समझ गए। आइए बायनोमियल ट्री में कुछ नहीं, ऐसी फॉर्मूला यही है, बस इसमें कोई ट्री बना देगा ऐसे करके कि 421 आज स्पॉट प्राइस है, ऐसे जाने का चांस है 592, ऐसे जाने का चांस है 411, बस हो गया बायनोमियल ट्री का क्वेश्चन बन गया। अरे यार बस ऐसे कोई ट्री बना दिया, बायनोमियल ट्री हो गया, समझा। और इस न्यूट्रल में क्या होगा, कुछ नहीं सर, यही मेथड, बस जूम करो, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप बीपी। तो प्राइस गोइंग अप प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो प्राइस कितना अप होने का, क्या प्राइस था जो अप होगा जरा बताना, तो 592, तो 592 इंटू पी, तो प्राइस गोइंग डाउन क्या हो जाएगा 411 के लिए 1 माइनस पी। अभी प्राइस कितना है 421, तो एक महीना बाद ये कितना हो जाएगा, एक महीना बाद ये कितना हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला जो बनता है, या तो आप ई आर टी लीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है, या तो आप 1 प्लस आर एफ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर एफ क्या होगा आपको पता है, अगर 3 महीने का है 10% दिया है तो 10 भागे 4 0.025, 2.5%। अगर ERT लेंगे तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो वैल्यू अपने आप 1 पॉइंट समथिंग दे देगा। ठीक है, चलिए ऑब्वियस से बात है, 421 एक महीने बाद कितना होगा, तो भाई रिस्क फ्री से बढ़ा देंगे उतना होगा। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 421 का, 421 का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा सर, ERT से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाएगा फ्यूचर में 421 का। उसको सॉल्व करिएगा आगे, तो ये हो जाएगा सर 592 पी, ये हो जाएगा सर 411 माइनस 411 पी, और ये 421 गुने 1.037, 1.037 गुने 421 सर 436.577। तो सर 592 माइनस 411 पी कितना होगा, 592 माइनस 411 सर 181 पी, और ये है सर माइनस आ जाएगा 436.577 माइनस 411, 436.577, 436.577 माइनस 411, 25.577। तो पी का वैल्यू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप डिवाइड बाई 181। क्या यहां भी 14.13% नहीं आया, आया ना सेम। ये दोनों मेथड में किया क्या हमने, कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है दोनों, बस दोनों मेथड अलग अलग फॉर्मूला बोलता है प्रोबेबिलिटी का, बस इतना ही है। दोनों मेथड अलग अलग फॉर्मूला बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, बस। बाकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगा, वही एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू। अब ये कॉल या पुट पे डिपेंड करता है, अगर पुट है तो जिस केस में एक्सपेक्टेड पे ऑफ कॉल का आएगा वहां पे नहीं आएगा, उल्टा आएगा, ऑब्वियस बात है। अगर कॉल एक्सरसाइजेबल है मतलब पुट नहीं एक्सरसाइजेबल है, सेम एक्सरसाइज प्राइस के लिए, सेम एक्सरसाइज प्राइस के लिए, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने में तो कोई दिक्कत कहीं आपको है ही नहीं,
तो उसमें भी कोई दिक्कत है कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी निकलिए गया, पे ऑफ निकालिए लीजिएगा स्ट्राइक प्राइस से, कॉल है कि पुट है सो देख करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिएगा, निकल जाएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ, कर दीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू, बन गया क्वेश्चन, निकल गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब प्रेजेंट वैल्यू तो बच्चे मैंने प्रेजेंट वैल्यू तो हर बच्चा से सीए फाउंडेशन से करते आ रहे हैं आप लोग, प्रेजेंट वैल्यू तो सीए फाउंडेशन से करते आ रहे होंगे ना, वो तो करना आपको आता ही है। ये दोनों मेथड था क्या? कुछ नहीं, ये दोनों मेथड सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला बोलता है, बस इतना ही दोनों मेथड है। अब इसको तुम अगर रटने की कोशिश करते हो एग्जाम के लिए कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का ये अलग तरीका है, अलग कोई अलग तरीका नहीं है, दोनों एक के तरीका है, दोनों प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बस अलग अलग फॉर्मूला यूज करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोनों में देखा आंसर सेम आया कि नहीं? 14.13%, 14.13%, फर्क आया दोनों में से किसी में? नहीं आया ना। समझ गया? तो पहला क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, वो तो बस हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा था, हमने प्रोबेबिलिटी दोनों फॉर्मूला से निकाल लिया। खैर उसने पूछा एक ही फॉर्मूला से होगा, हमने दोनों का यूज कर लिया निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्राइस गोइंग अप का। अब चलो बाइनोमियल ट्री का एक पूरा परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, एक तो अमेरिकन कॉल ऑप्शन होगा तो क्या, अमेरिकन होगा तो क्या होगा, और यूरोपियन होगा तो क्या होगा। सर ये क्या है? एग्जाम में लिख देगा ना ये अमेरिकन या यूरोपियन, आंसर गलती कर दोगे, आंसर गलती करने का पूरा चांस है तुम्हारा। अमेरिकन में आंसर अलग आएगा, यूरोपियन में आंसर अलग आएगा। अभी अमेरिकन यूरोपियन क्या है समझो, और क्यों आंसर अलग आएगा दोनों केस में ये भी समझो। देखो यहाँ कहीं रंग के रखा हुआ होगा, इधर चल गया यार, तो चला गया, किधर भाग गया? रुक जाओ एक सेकंड, हाँ मिल गया। अमेरिकन और यूरोपियन कॉल ऑप्शन में फर्क क्या है इसको समझो, या पुट ऑप्शन, दोनों केस है। अमेरिकन ऑप्शन बेसिकली कॉल या पुट, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो उसमें जो होल्डर होता है उसको जिस टाइम दिखेगा कि फायदा में भाग जाएगा। नहीं समझे? देखो मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कॉल ऑप्शन हुआ, ठीक है, और सट्टा लगा 100 रुपया पे, और 2 महीना का पीरियड है, 2 मंथ पीरियड है, 2 महीना का समय। तो यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि जब मैच्योरिटी होगा, मतलब 2 महीना जब खत्म होगा और उस दिन जो भी प्राइस रहे, चाहे 200 रहे चाहे 99 रहे, उस दिन जो प्राइस रहेगा 2 महीना के अंत में, उससे दिक्कत, उससे फर्क पड़ता है। समझे? ये भाग नहीं सकता बीच में। अमेरिकन में क्या होता है, यहां से चलेगा, जैसे यहाँ पे देखा 250 रुपया हो रखा है, यहां पे ही भाग सकता है, यहां पर ही निकल के भाग सकता है। यहीं पे बोले हैं साइज करेंगे, यहीं पे बोले हैं साइज करेंगे, लाओ 150 रुपया दो, ये होता है अमेरिकन के अंदर। और यूरोपियन में क्या होता है, जब एक्सपायरी 2 महीना जब खत्म हो जाएगा, अगर 2 महीना कॉन्ट्रैक्ट है, जब 2 महीना खत्म हो जाएगा उस दिन जो प्राइस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि भागेगा वो। ठीक है? पर अमेरिकन में चलेगा चलेगा, चल रहा है 99, 98, 95, 96, नहीं कुछ करेगा। 101 बोलेगा छोड़ा, 102, 105 कुछ नहीं करेगा। जैसे देखा 150 हो रहा है उस दिन भाग जाएगा, 2 महीना के पहले भाग सकता है। समझ में आया? यही फर्क है अमेरिकन और यूरोपियन में, और यही चीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ में तुमको दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भाग सकता नहीं है, वो भाग सकता नहीं है, तो वहां निकालने का तरीका अलग है। जिसमें भाग सकता है उसमें निकालने का तरीका अलग है। समझ में आया? भागने वाले केस में तरीका अलग होगा निकालने का, और नहीं भागने वाले केस में, मैंने यूरोपियन वाले केस में तरीका अलग होगा। समझ में आया? सर याद कैसे रखें? तो ई फॉर यूरोपियन, ई फॉर एक्सपायरी, सिंपल। ई फॉर यूरोपियन, ई फॉर एक्सपायरी, क्या समझे? ई फॉर यूरोपियन, ई फॉर एक्सपायरी, तो यूरोपियन वाला कब भागेगा? एक्सपायरी पे भागेगा, मैंने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी कॉन्ट्रैक्टर से खत्म होने पे भागेगा। तो अमेरिकन कौन होगा? सर कहीं भी भाग जाता है वो अमेरिकन है। ठीक है? यूरोपियन आखिरी में भागेगा, हमारे इंडिया से भी आखिरी में भागा,
जब देखा कि कुछ बचा नहीं तब भाग लेते हैं, ठीक है। यूरोपियन भागता है आखिरी में, अमेरिकन तुरंत भाग जाता है, ठीक है, बीच युद्ध में भाग जाता है। देखो वियतनाम से भाग गया, समझ में आया, अफगानिस्तान से भाग गया, नहीं कुछ कर पाया तो ज्यादा समय नहीं टिक पाता है अमेरिकन, ठीक है, जब उसको अच्छा लगता है तब भाग जाता है। यूरोपियन एकदम लास्ट तक रहेगा लगा हुआ, क्या समझे, जब तक एकदम दुर्दशा ना है तब तक लगा रहेगा। मैक्सिमम बेनिफिट रीप नहीं कर पाता यूरोपियन। होता क्या है यूरोपियन ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे कितना भी अच्छा पोजीशन का है ना, 150 हो जाए 250 क्यों ना हो जाए, वो भाग नहीं सकता जब तक एकदम स्थिति यहां नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है, उस पीरियड पे फर्क नहीं पड़ा, पर वो लास्ट तक टिका रहेगा, ठीक है, तभी जाएगा। ताकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही टर्म्स रहता है यूरोपियन के अंदर। अमेरिकन टर्म्स में क्या रहता है, जिस टाइम उसको फेवरेबल रहेगा उस टाइम वो भाग जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ई फॉर यूरोपियन, ई फॉर एक्सपायरी, ये भागेगा लास्ट में। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होगा और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 23। अब बनाएंगे हम लोग ट्री। ट्री मतलब सर ट्री का होता है ब्रांच, तो बनाएंगे ब्रांच। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना कि स्ट्राइक प्राइस 50 रुपया ही रखा था और आज का स्पॉट प्राइस भी 50 रुपया था, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में अलग अलग रहेगा, वहां कंफ्यूज मत होना कि ट्री में कौन सा प्राइस रहेगा, ठीक है। ट्री में जो प्राइस रहेगा वो स्पॉट प्राइस रहेगा, स्ट्राइक प्राइस कभी ट्री के अंदर नहीं आता है। ट्री के अंदर स्ट्राइक प्राइस से कोई मतलब नहीं, जो लोग ट्री बनाएंगे उसमें जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी से मतलब है, ठीक। तो कैसे बनेगा सर, तो सबसे पहले लेकिन आज का स्पॉट प्राइस क्या है, तो देखोगे आज का स्पॉट प्राइस 50 रुपया है, कोई बात नहीं, आज का स्पॉट प्राइस 50 रुपया है। और हम लोग मान रहे हैं कि 2 पीरियड है एक एक साल का, 2 पीरियड है एक एक साल का, और हर साल उसको लग रहा है कि जो प्राइस है 20% अप और 20% डाउन। तो अगर 20% अप का है तो सर 60 रुपया हो सकता है आफ्टर 1 ईयर, और सर अगर 20% डाउन का है तो 50 का 20% डाउन करिएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 50 का 80% 40 होता है, आया समझ में। अब फिर एक चीज 2 साल का है ना, तो फिर सर 20% अब 72 होता है, अब फिर सर 20% डाउन 48 होता है कि नहीं। इसका भी 20% अब 48 होगा सर, और इसका 20% डाउन कितना होगा 22, कितना होता है यार, 40 का 20% डाउन माइनस 20, सॉरी हाँ माइनस 20% करो ना, 32, ठीक है। मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, मेरा स्ट्राइक प्राइस सेम है इस केस में, जो आज का स्पॉट प्राइस था वही स्ट्राइक प्राइस भी रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपया है। तो अगर हम पे ऑफ का बात करें, अभी कुछ नहीं सोचा, खाली पे ऑफ का सोचे, तो सर यहाँ पे पे ऑफ 10 रुपया हो सकता है, यहाँ पे पे ऑफ 0 हो सकता है, यहाँ पे सर पे ऑफ 12 रुपया होगा अगर कॉल ऑप्शन है तो, और यहाँ पे सर पे ऑफ 0 होगा, सर यहाँ पे पे ऑफ 0 होगा। तो सर 50 के ऊपर बस इस और इस वाले केस में गया है। यही अगर पुट ऑप्शन को सोचे, अरे यार ये कहां से खुल गया, यही अगर पुट ऑप्शन को सोचे तो सर यहाँ पे पे ऑफ 0 होगा, सर यहाँ पे पे ऑफ 0 होगा, सर यहाँ पे 2 रुपया पे ऑफ हो सकता है, और यहाँ पे 10 रुपया पे ऑफ हो सकता है, और यहाँ पे 18 रुपया पे ऑफ होगा। नहीं समझे, समझ में आया। तो डिपेंड करता है कॉल है कि पुट है, उस पर डिपेंड करता है कि पे ऑफ कहां कहां क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये पे ऑफ तो नॉर्मल पे ऑफ निकाला हमने, समझिए। अगर यहाँ सिंगल पीरियड होता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे ऑफ जो आता, यहाँ जो पे ऑफ आता, और निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, और उससे फिर पे ऑफ को मल्टीप्लाई करते और उसका प्रेजेंट वैल्यू करते, आंसर आ जाता। पर यहाँ 2 पीरियड है, जब यहाँ 2 पीरियड है तो हमें यहाँ का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना होगा, यहाँ का भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर इसके आगे एक और पीरियड है, तो ये दोनों खींच के यहां लाएगा, तो यहां का बताएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, पे ऑफ नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। पे ऑफ तो 10 रुपया है,
एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होके होगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होके होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, वही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ही तो निकालना है। सारा खेल प्रोबेबिलिटी निकालने के पीछे है। बाइनोमियल ट्री कुछ और फॉर्मूला दिया, रिस्क न्यूट्रल कुछ और फॉर्मूला दिया है, बस दोनों फॉर्मूला दिया प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है सर, तो ये तो सर पे ऑफ का बात हुआ, इसको मिटा लेते हैं अभी कुछ सेकंड के लिए। खैर ये कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा पे ऑफ क्या है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पे ऑफ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो अगर सर स्ट्राइक प्राइस 50 रुपया है तो यहाँ पे पे ऑफ होगा 10 रुपया का, एक कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे पे ऑफ होगा 22 रुपया, यहाँ पे सर पे ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे पे ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे पे ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक, अब सर हम लोग काम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने का। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप क्या है, पी है। फॉर्मूला क्या है, ई आर टी माइनस डी यू माइनस डी। सर डी क्या होगा, सर डी तो सिंपल है सर, 40/50 कर लीजिए या फिर आप 32/40 कर लीजिए, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, 0.80 0.80। ठीक है सर, यू कितना होगा। अब देखिए डी डिफरेंट हो सकता था, अगर यहां से बोलता 25% इंक्रीज करेगा तो यहाँ का पी अलग होता और यहाँ का पी अलग होता। उस केस में आपको अलग अलग पी निकालना पड़ता, उस केस में आपको अलग अलग पी निकालना पड़ता। ध्यान रखिएगा, अभी तक आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि आपको अलग अलग पी निकालना हो। तो क्वेश्चन ऐसा दे दे कि पहले 20% करेगा और फिर 25% करेगा, तो उस केस में ऑब्वियस सा बात है पी निकालने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू अलग हो जाएगा, यहाँ पे डी अलग हो, यहाँ पे डी 0.75 हो जाएगा, यहाँ पे पी 1.25 हो जाएगा, यहाँ पे पी 1.20 रहेगा और यहाँ पे पी 0.80 रहेगा। तो चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पर क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, हमारे क्वेश्चन में हमेशा कंटिन्यूअस इंक्रीज किया उसी रेट से, इसलिए हमारा ये वाला पी सब सेम रहेगा। ठीक है, हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हमारा दोनों पी सेम रहेगा। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग निकालते। यहाँ पे पी सेम रहेगा, यहाँ भी 1 माइनस पी आएगा, ये भी पी रहेगा और ये भी 1 माइनस पी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यू का जहां तक यू का बात है तो सर यू चाहे हम बोले 48/40 या हम बोले क्या 40 लिखा गया, हाँ 40/40 बोले, 40/40, रुक जाओ यार जल्दी कर जाऊंगा, या तो हम 72/60 बोले, ठीक है, या हम 60/50 बोले। दोनों केस में एक ही चीज आएगा, क्या आएगा 1.20 आएगा ना। तो सर यू और डी तो सेम है, यहां भी निकालते सर 48/40 तो मेरे ख्याल से आपका 1.20 ही आता, ऐसा कुछ नहीं है। 48/40 1.20, ये क्या है 1.20, ये क्या होगा 0.80। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप प्राइस गोइंग डाउन निकल गया सर। ईआरटी हमको क्या है मालूम नहीं है सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको रिस्क फ्री दिया गया है, इस क्वेश्चन हमको आरएफ दिया गया है। आरएफ कितना दिया गया है 6%। अब ये ईयरली था तो हम 1.06 ले लेंगे। अगर ईयरली नहीं होता, बोलता 3 महीना का है तो कुछ नहीं, 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 12 गुने 3, ऐसे कर लेते आरएफ का चीज। ठीक है, जैसे ईआरटी में क्या करते हैं ई आर इंटू टी, बस यहां भी टी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो दिक्कत है इसमें। तो ठीक है सर, ईआरटी कितना आएगा हमारा सर 1.06 होगा, ईआरटी नहीं आरएफ होगा अपना, ऑब्वियस सा बात है। कितना 1 प्लस आरएफ, ध्यान रखिएगा 1 प्लस आरएफ है, सिर्फ आरएफ नहीं 1 प्लस आरएफ लिया जाएगा। फॉर्मूला लिखते टाइम आरएफ माइनस डी लिखता है पर आपको 1 प्लस आरएफ लेना है, और ध्यान देना है कि ईयरली है कि मंथली है क्वार्टरली है, उस हिसाब से आरएफ चेंज होगा। डी निकाला हमने 0.80 डिवाइड बाई 1.20 माइनस 0.80, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप कितना आया 1.06 माइनस 0.80 इक्वल टू 0.26 डिवाइड बाई 0.40, तो 0.26 डिवाइड बाई 0.40
40 इक्वल्स टू 65% प्राइस गोइंग अप का है, 35% क्या होगा प्राइस गोइंग डाउन का, 1 माइनस पी 35% प्राइस गोइंग डाउन का। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं सर। तो पहले तो हमको यहां का आंसर चाहिए कि यहां पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, यहां पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, उसके बाद तो यहां पहुंचेंगे हम। ठीक है, पहले यहां तो पहुंचे सर, यहां पहले से आप 10 निकाल रखे हैं, ये पे ऑफ है, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड पे ऑफ नहीं है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है, अब यहीं पे डिफरेंस आएगा कॉल और उसके ऑप्शन में, मतलब कि सॉरी अमेरिकन और यूरोपियन के बीच फर्क यहीं पर आएगा, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अमेरिकन यूरोपियन झगड़ जाता है। यूरोपियन कहता है एक्सपायरी वाला है, अगर एक्सपायरी वाला है 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिकन वाला है तो उस केस में 10 नहीं रहेगा, हायर देखा जाएगा। हायर कौन, हायर क्या आंसर, आइए निकालते हैं हायर क्या है। सबसे पहले ए का वैल्यू क्या होगा, अब ये फॉर्मूला देखो, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग क्या करोगे एग्जाम में, स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करोगे, मैं वैसा स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करता था पहले। ठीक है, पर समझने के लिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूं वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तुम लोग हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना आराम से। ए का वैल्यू निकालना है सर, पहले तो पे ऑफ बताइए सर। यहां पर अगर देखा जाए ए के लिए सर, पे ऑफ था 22 और पे ऑफ था 0 था ना। ठीक है सर, 22 होने का प्रोबेबिलिटी दिया गया था 65%, 65%, और सर ये जानेगा 35%। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, सर 22 का 65% निकालिए ना, 22 का 65%, सर 14.30 रुपया, ये 0 होगा। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो कितना हुआ सर, 14.30। आपने कहा सर इसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, सर इसका प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं। अब सर 2 साल से 1 साल ही खींचना है ना, 2 साल से 1 साल ही खींचना है, तो एक ही बार प्रेजेंट वैल्यू होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं। सर एक बार खींच लेते हैं, 1.06 से डिवाइड कर देते हैं, तो 14.30 डिवाइड बाई 1.06, तो 13.49 आया समझ में। तो नॉट ए का वैल्यू क्या होगा, 13.49। अब अगर ये यूरोपियन होता तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मुझे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं 10 ही लेता आगे आंसर सॉल्व करने के लिए, समझ में आया। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन है तो हम 13.49 हमको लेना पड़ेगा जो हायर हो। अगर ये आता बाय द वे 8.49 तो हम 10 लेते, तो हम 10 लेते, क्यों, क्योंकि अमेरिकन है, उसको जहां अच्छा लगेगा वहां भागेगा, जहां अच्छा लगेगा वहां भागेगा, समझ गए। क्या लिखा है यार, 22 इंटू 65, गुड, सही जा रहा है। ठीक है, तो जहां अच्छा लगेगा वहां भागेगा, कोई दिक्कत। अब सर ये बी वाला पॉइंट पे निकालते हैं सर। बी वाले पॉइंट पे अगर पे ऑफ का बात करें तो 0 है, दूसरा भी 0 है, देखो ये 0 था, ये भी 0 था। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या था, 65, 35। सर तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, 0, 0। तो बी का वैल्यू क्या होगा सर, 0 का प्रेजेंट वैल्यू 1.06, तो क्या होगा 0। तो यहां पे सर क्या आया, तो सर यहां पे आया 0 और 0 और 0। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 10, 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा रहता तो उसका हम हायर ले लेते। ठीक है, यहाँ पहले मान लो 5 लिखा रहता तो 5 को लेते फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। खैर दोनों ही 0 है तो यहाँ का वैल्यू 0 रह गया, तो ए का वैल्यू 9.49 कब, अगर अमेरिकन है तो। अगर यूरोपियन होगा तो जो पे ऑफ निकाले थे पहला बार में वही रहेगा। अमेरिकन है तो क्या होगा, जो नया निकाले हो वो। अब यहां भी सर दोबारा पी निकाले, क्यों दोबारा पी निकाले, ये लाइन ये 1.20 ही है, ये 0.80 ही है। अगर ये चेंज होता तो दोबारा पी निकालते, दोबारा पी निकालते। ठीक है, अगर यहां पर जो बढ़ने का परसेंटेज है वो अलग रहता, मैंने यहाँ पे 20 रहता आगे 25 रहता, तो तुम या फिर यहाँ पे 10 रहता आगे 20 रहता, तब तो दोबारा पी निकालना पड़ता हमको, इस पॉइंट पे दोबारा पी निकालते। और क्योंकि सेम है तो सेम ही पी रह जाएगा, तो फिर पी फिर 65% है, 35% है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपना एक्स पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मेरा प्रीमियम क्या चार्ज करेगा राइटर, यही तो निकाल रहे हैं तब से। ठीक है,
अब उसका तो कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तब जब एक्स का वैल्यू निकालने जाएंगे तो पे ऑफ क्या क्या है सर, वहां 39.49 लिए आप एक, और एक तो सर जीरो ही रह गया। प्रोबेबिलिटी क्या है सर, एक का 65% है, एक का 35% है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है 13.49 का 65%, इसी में मैं थोड़ा सा राउंडिंग का ऊपर नीचे होगा 8.76, ठीक है, चेक कर ही लेते हैं ना, 13.49 इंटू 65%, 8.7685, ठीक है। और ये सर जीरो, ये सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल गया 8.7689। सर इसका प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं, ऑब्वियस सा बात है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे सर, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। करिए प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 1.06, 8.2722, ठीक है। ये आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन आया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, तो बाइनोमियल ट्री था क्या, बस प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है बाइनोमियल ट्री, बस इतना ध्यान रखना। कभी कंफ्यूज मत होना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला है, नहीं है वो वैल्यू ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला, वो मैथ का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। समझ में आया, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो यही है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया, गुड। कौन है ये, निकालते रहिए, अच्छी बात है। इंस्टा वायरल रील जो भी नाम है इनका, ठीक है। आइए अपना आंसर में देख लिया जाए। 22 23 क्या आंसर दिया था इसमें, 8.272, ठीक है। समझिए कैसे निकलता है, कोई दिक्कत है सॉल्व करने में, एग्जाम में आया कंफ्यूज नहीं होने का, क्यों, ये फार्मूला का ठीक है प्रोबेबिलिटी निकालने का, बाइनोमियल ट्री का फार्मूला का ठीक है प्रोबेबिलिटी निकालने का। विश्वास मानिए, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप, रिस्क न्यूट्रल मेथड से भी आंसर सेम आएगा, रिस्क न्यूट्रल मेथड का यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पी का आंसर सेम आएगा, रिस्क न्यूट्रल मेथड से भी आंसर आपका वही निकलेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाँ एक और चीज छूट गया, अमेरिकन वाले में सर, ये तो आपने सर अमेरिकन का बताया, एक बार सर यूरोपियन में आंसर क्या आता, तो यूरोपियन में कुछ नहीं, ये बस 10 ही रह जाता, चेंज नहीं होता, 10 का 65%, 6.50, 6.50 का प्रेजेंट वैल्यू होता है उस केस में, अगर यूरोपियन होता तो बस यही फर्क पड़ता, ये पे ऑफ चेंज नहीं होता, ठीक है, बस। क्योंकि यूरोपियन में क्या होने वाला है, लास्ट ही में भागेगा ना, तो बीच में कुछ भी और उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या समझे, ये तो अमेरिकन के पास पावर है ना भागने का बीच में, तो वो यूज करेगा हायर वाले को, है क्यों, राइटर को डर है कि बीच में भाग सकता है, तो बीच में पे ऑफ ज्यादा आ रहा है, 10 तो आ नहीं रहा, 13.49 आ रहा है, उस टाइम भाग सकता है, समझे, तो इसलिए वो इस तरह का यूज करता है निकालने के लिए अपना मेथड से। और जो अपना यूरोपियन होता है वो बोलता है कि यार भागेगा लास्ट ही में तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे, 10 ही लो जो एक्चुअल पे ऑफ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ मत लो, एक्चुअल पे ऑफ लो। 13.49 क्या था, एक्सपेक्टेड पे ऑफ था इन दोनों का, जीरो क्या था, ये इन दोनों का एक्सपेक्टेड पे ऑफ था, समझ में आया। अब चलिए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या बोला, कुछ नहीं, बोला हेज करना चाह रहा है। और देखो अब तक हेजिंग का फॉर्मूला तुमने फ्यूचर में पढ़ा, ठीक है, हमने प्राइस निकाला और फिर उससे किया कि हेज कैसे करेगा, आर्बिट्राज का क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे हेजिंग करना है किसको, ऑप्शन को हेजिंग करना है, ठीक है, ऑप्शन को हेजिंग करना है, कुछ नहीं करना, उसका फॉर्मूला सिंपली दिया गया है तुमको एक सिंपल टर्म में, अच्छा शिवम, अच्छी बात है शिवम, नया अकाउंट यूज कर रहे हैं एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी बात है शिवम, याद नहीं आ रहा पर अच्छी बात है शिवम, लगे रहिए। अच्छा ठीक है, आइए अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बोल रहा है कुछ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इतना ही कह रहा है
पहले तो ये पॉइंट दो, क्वेश्चन जब भी पढ़ना ये जो परसेंटेज है अगर एग्जाम में भी दिया हुआ है तो इसको भूल जाना। क्यों? जब तक वो तुमको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल देना का तब तक भूल जानी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस वाले पॉइंट को कोई मतलब ही नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से ना सेकंड क्वेश्चन से। ये दोनों क्वेश्चन से इस वाले पॉइंट का मतलब ही नहीं है। ये क्या दिया है? ये सर प्रोबेबिलिटी दिया है एक तरह से। हाँ, प्रोबेबिलिटी दिया है। 60% प्राइस अप जाने का, 40% प्राइस डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी दिया है, लेकिन ये उसका एक्सपेक्टेड है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कौन निकालेगा? बाइनोमियल ट्री या रिस्क न्यूट्रल, यही दोनों मेथड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी उस इन्वेस्टर, उस राइटर, उस होल्डर का प्रोबेबिलिटी है, उसका अपना इंटरनल प्रोबेबिलिटी जो निकाला है वो। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगा वो अलग चीज है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो निकालेगा वो कौन निकालेगा? बाइनोमियल ट्री। वो कौन निकालेगा? रिस्क न्यूट्रल मेथड। वो निकालेगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। समझ गए? अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा, उसमें कुछ करना ही नहीं था। वो बोला परफेक्ट हेज करने के लिए क्या किया जाए। अगर दयाल इंटरेस्टेड है परचेस करने में स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट में परचेस करना चाह रहा है, सिंपली कह दिया है। स्पॉट मार्केट में क्या करना चाह रहा है? बाय करना चाह रहा है। तो ऑप्शन मार्केट में क्या करेगा? सर ऑब्वियस बात है, सेल शॉर्ट करेगा। सेल करे चाहे शॉर्ट करे, जो नाम दीजिए उसको आप। सेल कहिए, शॉर्ट कहिए, क्योंकि स्पॉट मार्केट में क्या कर रहा है? वो बाय ले रहा है, लॉन्ग ले रहा है। तो बस सवाल यही पूछ रहा है कि कैसे करें, हेजिंग कैसे करें अपने आप। अब जब भी हम लोग मैथमेटिकल हेजिंग पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां होता है जीरो करने का तरीका, कि ना गेन हो ना लॉस हो। समझे? यदि हो भी तो दोनों केस में एक ही प्रॉफिट है। अगर एक मार्केट में लॉस हो, दूसरा मार्केट उतना ही प्रॉफिट लेके आके दे हमको। एक मार्केट में गेन हो, दूसरा मार्केट उतना ही हमको लॉस करके दे, ताकि मेरा वही उसी पोजीशन पे टिके रहे जो हम फिक्स किए हैं। तो मैथमेटिकल में ना, रियल लाइफ में नहीं। मैथमेटिकली यही चाहता है हेजिंग। मैथमेटिकली हेजिंग क्या चाहता है? ऐसा पोजीशन बनाना, ऐसा पोजीशन बनाना जहां पे वो हमेशा या तो जीरो पे पहुंच जाए, ना गेन ना लॉस, या एक फिक्स गेन पे रहे, इतना ही गेन होगा इतना ही लॉस होगा, दोनों केस। यही होता है तुम्हारा हेजिंग, हमारा जो मैथमेटिकल हेजिंग होता है। ठीक है, रियल हेजिंग ऐसे काम नहीं करता, ऑब्वियस सा बात है, पर फॉर्मूला ही से यूज होता है निकालने के लिए कि क्या किया जाए। अगर एक्चुअल में मार्केट कैसे मूव करेगा कोई नहीं जानता। यहां तक कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया और कहा गया 3 बंदर को बैठाया गया और 3 बंदर को बोला कुछ भी शेयर चुन लो। ठीक है, और उन्होंने कोई भी शेयर चुन लिया। अब वो तीनों शेयर से भी मुनाफा हुआ, तो क्या उस बंदर ने कोई मैथ लगाया? नहीं। तो मार्केट तो भाई किसी मैथ का गुलाम नहीं है। मार्केट डिपेंड करता है लोगों के परसेप्शन पे, मतलब जो लोग मार्केट में, इन्वेस्टर के परसेप्शन पे बेसिकली। तो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके परसेप्शन पे डिपेंड करता है मार्केट का मूवमेंट। आपका कोई भी मैथ काम नहीं करेगा, सिंपल समझ गए? पर यही सब चीज यूज होता है निकालने के लिए कि आप अपने लॉस को बस मिटिगेट कर सकते हैं या अपने गेन को थोड़ा बहुत फिक्स कर सकते हैं इसके लिए। बाकी मार्केट रियल टर्म में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर बंदर भी कोई शेयर पे पैसा लगाए तो वो भी वही कमाएगा जितना एक इंसान उस शेयर पे पैसा लगाएगा। तो ठीक है, सेम है दोनों केस में। अब इसमें सबसे पहले हेजिंग करेगा क्या, उसका फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बोलता है पे ऑफ क्या होगा अगर प्राइस अप जाएगा तो, पे ऑफ क्या होगा अगर प्राइस डाउन जाएगा तो। ये पे ऑफ किस प्राइस पे बोला गया? ये पे ऑफ किस प्राइस पे बोला गया? समझ में आया? कहने का मतलब सिंपल देखिए, करेंटली सेलिंग एट 600, इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको। एक्सपेक्ट अ प्राइस ऑफ से 780 हो सकता है या 480 हो सकता है, और सट्टा लगाया गया कितना पे? 630 पे। और लिया क्या गया है? कॉल ऑप्शन। लिया क्या गया है? कॉल ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन लिया गया है बाबू, तो ये 630 से 780 होगा तो 150 का पे ऑफ, और 630 से 480 होगा तो 0 का पे ऑफ। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? 150। ये कौन सा प्राइस पे के लिए किया गया? सर 780 वाले प्राइस पे 150 का पे ऑफ। समझ में आया? और सर 0 पे ऑफ किस प्राइस पे है? सर 480 पे है। तो वह हेज रेशियो क्या निकलेगा? इसको कहते हैं हेज रेशियो। तो हेज रेशियो क्या निकलेगा? 150/300, तो 0.50। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम
लॉन्ग पोजीशन लेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे कितना का, स्पॉट मार्केट में, स्पॉट में, स्पॉट मतलब जो अपना ट्रेडिशनल शेयर मार्केट है वहां 0.50 शेयर का, और हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे उल्टा, ऑब्वियस सा बात है, किसमें, ऑप्शन मार्केट में, कितना का, 1 कॉल ऑप्शन। ये हुआ इसका मतलब बस। अब इसको अंग्रेजी में अपने मन से जितना अच्छा लिखना लिखो, तो अंग्रेजी है, ठीक है, क्या समझे, अंग्रेजी में जितना अच्छा लिखना लिख लो, समझ लो। यही था अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या था निकालना, कोई हार्ड था, बोलता सर अगर पुट ऑप्शन है तो क्या करेंगे, सवाल आता है कि पुट ऑप्शन तो क्या करेंगे, तो पुट ऑप्शन में सर पे ऑफ हो जाएगा 0, कितना पे, 780 वाले केस में। अब इस बार 630 पे जुआ खेला है वो, अब पुट ऑप्शन है तो यहाँ तो पे ऑफ 0 हो जाएगा ना, डाउन जाएगा तो फायदा, डाउन जाएगा तो क्या होगा सर, 480 680 630 कितना आएगा, निकाल देख लो यार, 630 माइनस 480 150 का। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे आंसर दोनों में सेम आ रहा है, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, डोंट वरी। माइनस 150 माइनस 480, यहाँ भी आंसर वही आएगा, 150 बाई 300 0.50 बस, अगर पुट ऑप्शन होता तो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या बोला, बोला वैल्यू क्या है, तो वैल्यू के लिए सिंपली हमको एक्सपेक्टेड पे ऑफ चाहिए। एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए सर हमको पे ऑफ तो पता है पहले से सर, 150 है और एक तो 0 है, कॉल ऑप्शन था सर, प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, क्या यूज करें, रिस्क न्यूट्रल यूज करते हैं, बाइनोमियल ट्री क्यों यूज करें, बाइनोमियल ट्री में 2 स्टेप और करना पड़ता है बकवास निकालने के लिए, यू निकालो, डी निकालो, ईआरटी निकालो, फिर सॉल्व करो, तो क्या यूज करें सर, रिस्क न्यूट्रल यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा रिस्क न्यूट्रल ही यूज करना चाहिए, सबसे इजी होता है। प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, अगर प्रोबेबिलिटी मिल जाए सर तो हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेंगे सर, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेंगे तो उसके बाद सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ बस प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, मैंने PVIF लगा लेंगे सर, और उसके बाद सर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मेरे ख्याल से सीएम आप उसमें टेलीग्राम वाले ग्रुप में है, नहीं याद आया मुझे, मेरे ख्याल टेलीग्राम वाले ग्रुप में है आप, अच्छी बात है, आप लोग का साथ रहेगा तो हमारा क्लास अच्छा चलेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, काम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, रिस्क न्यूट्रल यूज करते हैं, तो सर एगो 780 रुपया है, मान लेते हैं इसका होने का चांस P है, और एगो और क्या है, एगो 780 है, एगो 480 है, सर 480 होने का चांस मान लेते हैं 1 माइनस P है। अभी क्या है प्राइस शेयर का, अभी सर प्राइस शेयर का 600 है ना सर, 600 है ये, लेकिन सर अभी 600 है ना, ये कितना महीना का सर, 3 महीने का ऑप्शन है, 3 महीने का ऑप्शन है, और रेट क्या है 10% है, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 0, सर ERT यूज नहीं कर रहे हैं, अगर ERT दिया तो ERT यूज करते, ERT नहीं दिया हुआ है तो हम ERT क्यों यूज करें, 12 गुने 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 600 गुने 1.025, ये क्या हो जाएगा सर 780P, 1 प्लस 480 माइनस 480P, ये कितना हो गया सर 300P, ये कितना हो जाएगा जरा 600 गुने 1.025, 600 गुने 1.025, 615, 615 माइनस 480, तो P इक्वल टू 615 माइनस 480 भागे 300, 45%। अगर 45% प्राइस गोइंग अप का है तो प्राइस गोइंग डाउन का क्या होगा 55%, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो जाएगा सर 150 गुने 0.45, और ये क्या हो जाएगा 0,
एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा 7.50। अब देखिए ऐसा नहीं है अभी तक हमेशा जीरो आ रहा है, जरूरी नहीं जीरो है। अगर दूसरा प्राइस भी ये होता कि 650 होता तो पे ऑफ 20 रुपया रहता ना यार, 630 था स्ट्राइक प्राइस तो 20 रुपया होता। जरूरी नहीं कि जीरो होगा, कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए कि जीरो ना आए तो घबराना नहीं है, हो सकता है कि जीरो नहीं भी आए। तो डिपेंड करता है कि पे ऑफ क्या हुआ, लिए क्या कॉल है कि पुट है, क्या हुआ प्राइस कितना होना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या लेंगे सर 1.025, तो निकालो फिर 7.50 डिवाइड बाई 1.025 65.85। ठीक है 65.85, कोई दिक्कत? आओ देख लो सही निकला या गलत निकला। 65.85 कितना इजी है, समझ में आया? कितना इजी है? कोई इजी है कोई हार्ड है? हाँ, अगर आपने बाइनोमियल ट्री और रिस्क न्यूट्रल को बस इतना ही समझा है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। बाकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, समझ गए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ। सर ये क्या कहानी बताया है? ये कहानी बताया है कि देखो कैसे काम करेगा, ये जो हेजिंग किया तो कैसे काम करता है, ये जो हेजिंग किया था वो कैसे काम करता है। बोला अगर अभी क्या करेंगे हम, ऑब्वियस सा बात है शेयर खरीदे हैं आज, ये जो बतियाया है कहानी, वो कहानी क्या बतियाया है वो भी समझ लो। वो क्या बोला था 0.50 शेयर खरीदेंगे, मैंने आधा शेयर खरीदेंगे तो एक शेयर का दाम कितना था अभी 600 रुपया था, तो 300 रुपया आज लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा आज? इसको जब बेचने जाएंगे तो क्या होगा, अब पोजीशन स्क्वायर अप करना है ना, स्क्वायर अप करना है तो 780 का खेल था। ठीक है, हाँ आज खरीदेगा, बाई करने का लिया था तो 300 रुपया उसको लगेगा, तो आज 300 पे खरीदा। ठीक है, अब समय खत्म हो गया 3 महीना, दाम आ गया 780 पे, और एक ऑप्शन किया था शॉर्ट, एक ऑप्शन किया था शॉर्ट, मतलब क्या बना था, राइटर बन गया था, वो होल्डर नहीं राइटर बना था। जैसे ही कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया वो राइटर बन गया था। तो अगर 780 दाम हो गया और स्ट्राइक प्राइस 630 है, इसको 150 पे करना पड़ेगा, क्योंकि होल्डर भागे दौड़े आएगा और बोलेगा लाओ 150, लाओ 150, समझे, लाओ 150 रुपया, तो 150 रुपया देना पड़ेगा। पर मेरे पास 780 का शेयर तो उसको बेच देते हैं, तो अगर 0.50 मेरे पास आधा शेयर ही है ना, तो 780 का बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, निकालो 780 गुने 0.50 390 रुपया मिलेगा। अब 150 रुपया लॉस हो गया, कहाँ लॉस हुआ? 150 रुपया का राइटर बना था ना ये बाबू साहब, इसको लॉस हुआ। होल्डर बनता तब ना गेन होता, शॉर्ट किया था ना, सेल किया था तो राइटर बन गया, जैसे सेल किया राइटर बना, खाली प्रीमियम मिला होगा, क्वेश्चन में प्रीमियम दिया नहीं है कितना मिला है, तुम क्या मानेंगे, समझ गए? तो इसके केस में 150 रुपया का लॉस हुआ, लॉस ऑन ऑप्शन 150, तो कैश इनफ्लो कितना बचा 240, समझ गए? अब इसी का उल्टा देखो 480 होगा तो क्या होगा, जैसे ही 480 होगा ये जो अपना राइटर था खुश हो जाएगा, क्या है होल्डर भाग गया, होल्डर भाग गया, ये होल्डर बाई किया था, ये तो सेल किया था, तो होल्डर भाग जाएगा, लेकिन अपना शेयर तो बेचेगा ना 480 वाला को, आधा शेयर को, तो कितना मिलेगा 240। तो देखा दोनों केस में इन्फ्लो सेम है, ऑब्वियस बात है उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है नेट, देखोगे तो अगर 300 रुपए में बाई किया होगा, ये क्वेश्चन समझाया नहीं तो वो 300 रुपए में बाई भी किया था, तो 60 रुपए का लॉस भी हुआ है उसको, 60 रुपए का लॉस हुआ है उसको नेट नेट दोनों केस में। ठीक है, दोनों केसों में लॉस को क्या किया, वो फिक्स कर लिया है, अगर 480 हुआ तो भी 60 रुपए का लॉस, और 780 हुआ तो भी 60 रुपए का लॉस होगा उसको। ठीक है, कैश आउटफ्लो था, ये नेट कैश इनफ्लो हुआ, ये नेट कैश इनफ्लो हुआ 3 महीने बाद, दोनों सेम आया। ठीक है, चलो हटाओ, ये तो खाली कहानी था बताया था वो, तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि तुमसे बोला कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, जब ये निकालने कहा ना तो बाइनोमियल ट्री का फॉर्मूला भूल जाओ,
उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आया था वो भूल जाओ। अगर क्वेश्चन में कोई और परसेंटेज दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में कोई और परसेंटेज दिया हुआ है 60% प्राइस अप जाने का, 40% प्राइस डाउन जाने का, ये क्या है? ये है उस इन्वेस्टर का अपना अपना सोचा हुआ प्रोबेबिलिटी, अपना सोचा हुआ प्रोबेबिलिटी। उसको लगता है कि 60% अप जाएगा और 40% चांस है डाउन जाने का, समझे? ये उसका अपना प्रोबेबिलिटी है। बाकी इसके पहले जो बाइनोमियल ट्री था या फिर जो अपना रिस्क न्यूट्रल मेथड था, वो क्या था? वो था मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो मैथ के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाला था। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से ही निकलता है, ध्यान रखना। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करके निकलेगा। क्यों? क्योंकि यार 3 महीना पहले तुमको पता है क्या होने वाला है? नहीं पता है ना। ये तो अलग बात है, हिसाब निकाल रहा है कि हाँ 60-40 का चांस लगता है हमको, हमको तुम्हारा रिस्क न्यूट्रल से अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मत लगे अच्छा। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालने का बात किया तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम कहेंगे सर 150 रुपया मिलेगा पहला केस में, दूसरा केस में 0 मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, आइए सीधा इसको आप आंसर से ही देख लीजिए। पहला केस में क्या मिल सकता है सर? तो 780 माइनस 630 सर 150 रुपया मिल सकता है। दूसरा केस में 0 मिलेगा और 40% तो 60 सर 90 रुपया मिल सकता है हमको, यही ना होगा? 90 रुपया ना मिलेगा। इन्वेस्टर के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या मिल सकता है? 90 रुपया मिल सकता है। होल्डर को क्या देना पड़ सकता है? राइटर के हिसाब से 90 रुपया देना पड़ सकता है। अगर 90 रुपया देना पड़ सकता है, आज 65.85 होल्डर को देना ही पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? समझ में आ गया? तो जब भी आपसे पूछा रेट ऑफ रिटर्न और अलग से कोई परसेंटेज दे रखा है, उसका यूज करना है। नहीं दिया होता तो अभी हमने 45% और 55% निकाला था, उसका यूज करते, काम है खत्म। अब रिटर्न का कोई फॉर्मूला होता है? रिटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमेशा लोग रिटर्न का फॉर्मूला रटता है, रिटर्न का फॉर्मूला होगा नहीं करता है। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? क्या लगाया, समझे? क्या लगाया, क्या इन्वेस्ट किया और क्या कमाया, यही फॉर्मूला रिटर्न का। रिटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न का कोई फॉर्मूला है ये नहीं है। अर्न बाई इन्वेस्ट, क्या कमाया, क्या लगाया। क्या कमाया हमने? 90 रुपया कमाने का उम्मीद है, कमाया नहीं है, उम्मीद है। 90 रुपया कमाने का उम्मीद है, क्या लगा करके? 65.85 रुपया लगा करके। तो क्या क्या हमने परसेंटेज कमाया? कितना परसेंट कमाया? तो कुछ नहीं सर, हमने बेसिकली अर्न क्या किया? तो 90 रुपया अर्न होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 150 रुपया कमाने का क्या पॉसिबिलिटी है होल्डर के पास? 60%। और 0 रुपया कमाने का क्या प्रोबेबिलिटी होल्डर के पास? 40%। तो 90 रुपया कमाने का प्रोबेबिलिटी है 65 रुपया 85 पैसा लगा के। तो हमने अर्न क्या किया? तो 90 माइनस 65.85 सर 24 रुपया 15 पैसा अर्न किया, क्या इन्वेस्ट करके? 65.50। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब चीजें फाउंडेशन से इंटर से पढ़ते आ रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो फॉर्मूला है उसका, 150 रुपया कमाने का 60% चांस, 0 रुपया कमाने का 40% चांस। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? 90 रुपया। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, गला सूख जाता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और तुम लोग इसको खुद से सॉल्व करो, 5 मिनट रुक जाते हैं। रिस्क न्यूट्रल मेथड है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन। क्या करोगे बताओ? तुम लोग पॉज कर लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। रिस्क न्यूट्रल मेथड में क्या कहा तुमको? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप पी। तो 500 होने का चांस क्या होगा? पी। अरे इतना बार सॉल्व कर लोगे ना कि तुम्हारे दिमाग में पता क्या होता है। क्वेश्चन में सच कहता था, एग्जाम में बैठा हूं 2.5 घंटा में मेरा पेपर खत्म हो गया था। 2.5 घंटा में एएफएम का पेपर खत्म करके आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। चेक करने का मन भी नहीं था। क्यों? क्योंकि चेक करने में दिमाग खराब होता है, इसलिए। क्यों खत्म हो गया 2.5 घंटा में? कुछ नहीं, इतना बार क्वेश्चन को बनाया ही था, इतना बार क्वेश्चन को समझा ही था, तोड़ के कंफ्यूजन था ही नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में। सीधा क्वेश्चन देखा, अच्छा समझ में आया, अच्छा ये 500 ये 400, कुछ पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, इसको रीड, ऐसे रीड करना ही नहीं, रीड मत करना।
पर क्वेश्चन देखते ही मुझे पता था कहां कहां मेरा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, सीधा सीधी एक ही बार में, ऐसे सीधा देखते ही कि कहां कहां मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बाद में रीड करूंगा, रीड करना था रीड नहीं करूंगा, पर मेरे आंख को सीधा देखते ही पता है कहां क्या लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है। 500 होने का पी, 400 होने का 1 माइनस पी, कब? 3 महीना बाद ना। आज क्या 420 रुपया दाम है, 420 रुपया दाम है, तो ऑब्वियस सा बात है 3 महीना बाद। तो यार ईआरटी यूज करने का, अगर ईआरटी यूज करने का तो ईआरटी यूज करते हैं, अगर आरएफ यूज करने का था तो 1+RF करते हैं, ठीक है। ईआरटी यूज करने का मैंने फ्यूचर वैल्यू करने का, सिंपली सा चीज है। ईआरटी यूज करेंगे तो ई आर कितना है 0.08 पर एनम है, 3 महीने का चाहिए। टी क्या होगा सर 3/12। टीआरटी क्या हो गया तो सर 420 गुने ई 0.02, अवश्य बात है। 4 बचा, 4 भागे 0.08, 0.08 भागे 4 तो 0.02। सर ये मिल गया, ये क्या होगा, ये होगा 500 पी, ये होगा 400 माइनस 400 पी, ठीक है। तो 500 माइनस 400 100 पी, ये हो जाएगा 420 गुने 1.202 कर दो, 420 गुने 1.0202, 428.484 माइनस 400, तो P इक्वल टू 0.2848, तो P इक्वल टू 28.48%। काम खत्म। और क्या, अब क्या निकालना है, वैल्यू, वैल्यू निकालना है, काफी इजी। एक्सपेक्टेड पे ऑफ, स्ट्राइक प्राइस कहाँ है 450, इस वाले केस में तो होगा नहीं, कॉल ऑप्शन है। पुट होता तो इस वाले केस में होता, इस वाले केस में नहीं होता, कहानी खत्म। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यही है, पी निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है, कुछ करने का फॉर्मूला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो उसके बाद कहानी चालू होता है, ये तो पी निकालने का फॉर्मूला है। अब पी निकालने का फॉर्मूला चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, सेम है। पी निकालने का फॉर्मूला चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, सेम, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है तो काहे कि इतना ऑब्वियस बात है, एक्सपर्ट हो चुके हो, तब पता सर 500 वाले में होगा तो 50 रुपया खाली आने का चांस है, इसमें तो आएगा नहीं। 50 रुपया आने का चांस क्या है 28.48% है, तो इंटू 0.2848। सर ये तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ 3 महीने बाद का, इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू किससे करोगे सर, ईआरटी दिया हुआ उसी से कर देते हैं। हो गया, निकाल लो कितना आएगा। अरे एक एक लाइन का आंसर एमसीक्यू में आ जाए ना तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, क्या समझे। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। इसमें 13.958, ठीक है, मिला लो। आप लोग पॉज किए हो गए, पॉज करके बनाना, थोड़ा सा कुछ देर समझना इसको। मैं यार कहाँ गया, 13.96, और वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, राउंडिंग कर दो 96 हो जाएगा। अब क्या बचा है तुम्हारा, ब्लैक स्कूल मॉडल। एगो क्वेश्चन है खाली, और ब्लैक स्कूल मॉडल हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छा से विस्तार से थोड़ा आराम से समझाया जाएगा। इसको कह सकते हो तुम कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का सही में फॉर्मूला ही अलग से दिया है, बाकी दोनों फॉर्मूला था ही नहीं निकालने का वैल्यू। बाकी दोनों क्या निकालने का फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला था, बस समझ गए। इसको निकालने में इसको कह सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला दिया है आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने, इसको आप मान सकते हैं। बाकी इसके पहले वाले को आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में एकदम कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं अब तुमको एग्जाम में, अगर तुमको पता चल चुका है कि दोनों मेथड कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। बाकी तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन उसी पे निकलता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू। अब कोई सवाल हो तो पूछ लो, कुछ देर रुका जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 5-10 मिनट रुकते हैं, और आज के लिए यहीं पे खत्म किया जाएगा। और बाकी आपका कल ब्लैक स्कूल मॉडल। आपका शिवम जी कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक ही चल रहा होगा। चलिए कोई तो देखने आया, अच्छा लगता है कोई देखने आता है तो।
ऐसे मुझे मेरा हालत तो नहीं रहता। क्यों कहोगे?